हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ के क्लासिफिकेशन के बारे में कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है इंडस्ट्री और सेकंड जो है वो है कॉमर्स। तो जितनी भी ऑल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही होंगी सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी कुछ कुछ यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। लाइक इंडस्ट्री में अगर हम ध्यान दें तो इंडस्ट्री में भी तीन तरह की इंडस्ट्रीज़ में क्लासिफाई किया गया है इंडस्ट्रीज़ को। सबसे पहली जो इंडस्ट्री का टाइप है वो है प्राइमरी, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी और द लास्ट वन इज टर्शरी। तीन तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। वहीं पर अगर हम कॉमर्स में ध्यान दें तो कॉमर्स में दो क्लासिफिकेशन और आ जाते हैं। पहला तो होता है हमारा ट्रेड और सेकंड वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये दो कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई हैं। अब हम पहले इंडस्ट्रीज़ को अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, एक होती है एक्सट्रैक्टिव और एक होता है जेनेटिक। वहीं पर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट इज टर्शरी में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। ये तरह के जो काम है या इन तरह की जो एक्टिविटीज़ है ये टर्शरीज में आती है। नेक्स्ट अगर हम कॉमर्स साइड पे अगर डिस्कस करें तो कॉमर्स में दो क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज ट्रेड एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एज वी नो तो ट्रेड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है रिटेलर्स और एक होता है हमारा होलसेलर्स। जबकि एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट आता है। वहीं पर अगर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की मैं बात करूं तो यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमें डिटेल में डिस्कस करना है। बेसिकली ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस के, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट आता है। वहीं पर अगर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की मैं बात करूं तो यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। तो ये हमें डिटेल में डिस्कस करना है। बेसिकली ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस के अंदर वो इन सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब हम समझेंगे वन बाय वन कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है और उसके पहले अपन जानेंगे कि इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स होता क्या है जिसके अंदर इतनी सारी कैटेगरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे का टॉपिक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर डिस्कस करें हम इंडस्ट्री के बारे में तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, आपने कई बार इंडस्ट्री शब्द को सुना भी है। किसी तरह की एक्टिविटी अगर हो रही है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये एक इंडस्ट्री के अंदर आएगा। तो बेसिकली आपके माइंड में एक इसका मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए कि इंडस्ट्री शब्द अगर आप सुन रहे हैं तो इंडस्ट्री शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इंडस्ट्री वो होती है जो किसी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है इसका मतलब है कि वो जो है वो इंडस्ट्री है। तो बेसिकली हमें ये याद रखना होगा कि अगर कोई ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जो किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे रहा है फिनिश्ड गुड्स में या यूज़फुल चीज़ों में वो कन्वर्ट कर दे रहा है, इसका मतलब है कि ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये इंडस्ट्री का काम है, राइट। अब रॉ मटेरियल की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री होगी वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देगी यूज़फुल प्रोडक्ट में या फिर फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कॉटन की शर्ट है, राइट, कॉटन का शर्ट है। अब ये कॉटन का शर्ट अगर आपको चाहिए है तो यहाँ पर आप देखें तो कॉटन जो होता है ये एक रॉ मटेरियल है और जो कॉटन है ये प्लांट प्रोडक्ट है।
तो ऐसी कोई इंडस्ट्री है या ऐसी कोई बिजनेस एक्टिविटी है या ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं कि प्लांट से कॉटन को ऑब्टेन करते हैं और हमारे लिए उस कॉटन को कन्वर्ट कर देते हैं शर्ट में। अगर आपको कॉटन दिया जाए तो आप इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि हम लोग कॉटन से शर्ट बना लें अपने घर में, ठीक है ना। इसलिए ये कॉटन हमारे काम का तो नहीं है। इस केस में हम लोग कॉटन से शर्ट को नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कॉटन हमारे काम का नहीं है। अब इसी को यूजफुल में कैसे कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, कॉटन की शर्ट को बना करके। तो कॉटन का शर्ट जब बन जाएगा, जब रेडी हो जाएगा, तो इसने क्या किया है, इसी रॉ मटेरियल को यूजफुल या फिर फिनिश्ड गुड्स में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह के काम जो होते हैं ये एक इंडस्ट्री ही करती है। इंडस्ट्री होती है वो दो तरीके के गुड्स को बनाती है। अब वो दो तरीके के गुड्स कौन से होते हैं, एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स होता है और एक होता है कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब इंडस्ट्री जो है वो या तो कंज्यूमर गुड्स बनाएगी और या तो कैपिटल गुड्स बनाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का मीनिंग हम जान लें कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो देखो, कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होगा, इसमें नाम में ही क्लियर है कि ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर के लिए बनाए गए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर आपको शर्ट का, तो ऐसे गुड्स जिनका आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है, उस पर हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हम जाएंगे मार्केट में, उसको परचेज करके लेकर आएंगे और डायरेक्टली यूज़ करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे सारे गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो एक इंडस्ट्री होती है जो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए गुड्स को प्रोड्यूस करती है, और एक इंडस्ट्री ऐसी होती है जो प्रोड्यूसर को ध्यान में रखते हुए काम करती है। तो जो प्रोड्यूसर के लिए गुड्स बनाती है वो होते हैं कैपिटल गुड्स, और जो कंज्यूमर के लिए गुड्स बनते हैं वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कंज्यूमर का मैंने एग्जांपल दिया, तो कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं क्लॉथ है या टेलीविज़न है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, ये होता है कंज्यूमर में। अब अगर अपन कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स में नाम में ही क्लियर हो रहा है, तो ये जो गुड्स होते हैं ये किसके लिए बनाए जाते हैं, बेसिकली ये प्रोड्यूसर्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। किसके लिए होते हैं, प्रोड्यूसर्स के लिए इन गुड्स को बनाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आप खुद ही एक कोई मैन्युफैक्चरर हो किसी तरह के प्रोडक्ट के, तो आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक मशीन चाहिए होगी। तो कोई एक ऐसा भी होगा जो उस मशीन को बना रहा है जो आपके काम की है, राइट। तो जो प्रोड्यूसर आपके काम की मशीन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कौन से टाइप के गुड्स बना रहा है, वो बना रहा है कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो मशीन हर व्यक्ति नहीं खरीदेगा, हर व्यक्ति के काम की नहीं है वो मशीन। वो मशीन किसके काम की है, जिसका प्रोडक्शन का काम है। सो लेट अस सपोज कि मान लेते हैं कि हमारा जो काम है वो प्रिंटिंग का काम है, हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस है या हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो प्रिंटिंग का काम करने के लिए, प्रिंट करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए होती है, एक मशीन। तो उस मशीन को भी कोई जो है वो बना रहा होगा। तो जो वो मशीन बना रहा है, वो जो मशीन बनाई गई है वो एक कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो प्रिंटिंग मशीन जो है वो हर व्यक्ति नहीं खरीदेगा। वो कौन खरीदेगा, जिसके यूज़ का वो है। तो ऐसे केस में अगर हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस है और हम उस मशीन से प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें उस मशीन को परचेज़ करना होगा, और जो भी पैसा हमने उस मशीन में लगाया होगा वो पैसा मेरे लिए क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि उस पर हम और भी फर्दर प्रोडक्शन का काम करने वाले हैं। इसीलिए इस तरह के जो गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो हम डिस्कस करेंगे अभी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। तो देखो, जो एक्सट्रैक्शन का काम होता है, हमारे पास में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने का काम जो होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री करती है। और इनसे जो भी यूज़फुल चीज़ें ऑब्टेन होती है वो किसी और के लिए रॉ मटेरियल बन जाती है। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर है कॉटन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि हमारे पास है कॉटन, ठीक है। अब ये कॉटन जो होता है ये प्लांट का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये प्लांट का प्रोडक्ट है, तो ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, इस कॉटन को प्लांट से ऑब्टेन कर रही है। और प्लांट हमारे लिए क्या होता है, एक नेचुरल रिसोर्स होता है, राइट।
तो नेचुरल रिसोर्स से क्या ऑब्टेन किया जा रहा है, कॉटन को ऑब्टेन किया जा रहा है। अब ये जो कॉटन है ये किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए क्या है, एज अ रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये क्या है, किसी और के लिए रॉ मटेरियल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंडस्ट्री इसको एक्सट्रैक्ट कर रही है वही इस पे काम करे, तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर अब प्राइमरी का काम क्या हो गया कि नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने का काम है, और ये जो नेचुरल रिसोर्स से जो भी चीज़ें ऑब्टेन होती है वो किसी दूसरे के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। ओके, तो ये काम होता है किसका, प्राइमरी का। इसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जैसा कि अभी अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से हम यूजफुल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा अगर कोई हो रहा है कहीं पर तो वो होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आएगा, जो कि एक प्राइमरी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें ऑब्टेन होगी वो किसी और के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, इसीलिए। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल थिंग्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स से यूजफुल चीज़ों को क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, निकाल रहा है, इसीलिए इनका जो काम है ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर है अर्थ। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास में है वो है अर्थ। सबसे ज़्यादा जहाँ पर हमें नेचुरल रिसोर्स मिल सकती है वो है हमारा अर्थ। ठीक है, अब अर्थ में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, प्लांट्स होते हैं, लैंड होता है, एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ये हमारे अर्थ में होती हैं। बेसिकली हम अर्थ सरफेस की अगर हम बात करें तो जो मान लेते हैं आयरन की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो आयरन की इंडस्ट्री तब काम करेगी ना जब उसको मिनरल्स ऑब्टेन होंगे। तो ऐसी भी कोई इंडस्ट्री होगी जो अर्थ में से उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रही होगी और फिर वो आगे लेके जाएगा आयरन इंडस्ट्री के पास में। ठीक है, तो आयरन इंडस्ट्री के लिए वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। तो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया अर्थ, तो अर्थ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं कोल है। ठीक है, तो कोल को ऑब्टेन करना, डिगिंग करना, माइनिंग करना, ये करना पड़ेगा अगर हमें कोल चाहिए है तो। ठीक है ना, तो आप डिगिंग करके ही कोल को ऑब्टेन कर सकते हो। तो कोल को निकाल लेना, और जो कोल है वो किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल की तरह बन जाएगा, क्योंकि कोल का यूज़ करके हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का होता है। इसी तरह से एयर में भी होता है। एयर भी हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो एयर से अपन क्या ले सकते हैं, गैसेस ले सकते हैं, राइट। ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन लिया जा सकता है, हाइड्रोजन लिया जा सकता है। तो ये जो गैसेस होती है ये किसी दूसरे के लिए क्या है, एज अ रॉ मटेरियल है। तो बेसिकली आपके माइंड में ये बात क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का काम जो भी कर रहा है वो किस में आएगा, हमारे प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। सो वाटर में भी बहुत सारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमारे। तो जैसे कि फिशिंग हो गया, तो फिश को ऑब्टेन करना, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वाटर के अंदर भी पाई जाती हैं, एक एक्वेटिक लाइफ है पूरी, तो वहाँ से चीज़ों को ऑब्टेन करना, और वो जो चीज़ हमने ऑब्टेन की है वो किसी दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, चलिए जिसमें कि अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसके अंदर जो कि हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो किसी दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आई थिंक ये क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं प्राइमरी का दूसरा जो टाइप है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे जेनेटिक शब्द आ गया है। तो जेनेटिक मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये वो इंडस्ट्री है जो कि प्लांट्स और एनिमल के रियरिंग और ब्रीडिंग का काम करती है। ठीक है ना, जिससे कि एनिमल्स में और प्लांट्स में और इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। ठीक है, तो वो काम किसके अंदर आता है, हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आएगा, जिसमें आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, डेयरी फार्म हो गया या पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन कर रहा होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री करती है। क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक्स पे काम किया जाता है कि प्लांट्स की ग्रोथ और बढ़ाई जा सके, प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी की जा सके, प्लांट की फर्टिलिटी अच्छी की जा सके, या एनिमल्स में और अच्छा ग्रोथ किया जा सके। सो ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में
हमारे पास में जो कैटेगरी है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है? तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये है कि जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस किया है या एक्सट्रैक्ट किया है, उस रॉ मटेरियल का यूज अब जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की थी फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, उन सारी चीज़ों का यूज़ अब हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया था कॉटन के बारे में कि कॉटन को एक्सट्रैक्ट किया है प्लांट से। अब ये ढेर सारा जो कॉटन है उसको हमने कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उस कॉटन का जो भी यूज़ है वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में होने वाला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है। ये वो इंडस्ट्री है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल जो ऑब्टेन हुआ है उस पे ये अब ये काम करके फिनिश्ड गुड्स को बनाने वाली है। ठीक है, चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन आता है? तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। अब ये एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, ये वो इंडस्ट्री है जो कि डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है एक ही रॉ मटेरियल से। ठीक है, मतलब कि सपोज मान लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे क्रूड ऑयल का। तो सभी आप लोग जानते होंगे कि क्रूड ऑयल क्या होता है, सबको पता है ये बात। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रूड ऑयल से बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक कि आप पेट्रोल को ऑब्टेन कर सकते हो, आप डीजल ऑब्टेन कर सकते हो, आप केरोसिन ऑब्टेन कर सकते हो, आप जो है वैक्स ऑब्टेन कर सकते हो। मतलब क्या है, आपके पास में प्रोडक्ट जो है वो एक ही है या रॉ मटेरियल आपके पास में एक ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल एक ही चीज़ से क्या कर रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन कर ले रहे हैं या इतने सारे प्रोडक्ट को हम बना ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्री इस तरह के काम को कर रही होगी वो इंडस्ट्री हमारे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आएगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मटेरियल। मतलब एक ही मटेरियल से क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस तरह की इंडस्ट्री होती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या होगा, इसके नाम में ही क्लियर है, जिसमें कि जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो जो प्रोडक्शन की जो स्टेज है वो उन अलग अलग स्टेजेस से होते हुए आगे जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस से होते हुए वो रॉ मटेरियल जाएगा। ठीक है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, जिसमें कि बहुत सारी क्या होती है, प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। अब जैसे सपोज अगर अपन कॉटन की बात कर रहे थे, तो कॉटन में अगर हम कॉटन की शर्ट को लेके बात करेंगे तो क्या होगा कि उस कॉटन को ले जाया जाएगा एक इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पर उससे थ्रेड बनाई जाएगी, उसके बाद उसमें उसको कंबाइन किया जाएगा और उसको क्लॉथ का फॉर्म दिया जाएगा। इसके बाद उसमें हो सकता है कलरिंग हो, फिर कटिंग हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो काम होता है वो आ जाएगा हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारा रॉ मटेरियल अलग अलग वेरियस स्टेजेस से गुजर रहा है प्रोडक्शन की, इसका मतलब है कि ये जो काम है ये कौन कर रहा है, ये है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि सेकेंडरी के अंदर ही आएगी। राइट, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल आया है ये कहाँ से आया है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमको दिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। राइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या काम करती है, जो कि दो या दो से ज़्यादा तरह के मटेरियल्स उनके पास होते हैं और उन सारे मटेरियल को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह की इंडस्ट्री जो होती हैं वो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे कि कॉस्मेटिक्स आइटम्स जो होते हैं या पेंट्स, आप देख सकते हो कि जब पेंट बनाया जाता है तो पेंट को बनाने के लिए अलग अलग तरह के चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब जाके क्या होता है, पेंट प्रिपेयर होता है। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स आइटम जितने भी होते हैं जो आप फेस क्रीम का यूज़ करते हैं या और भी जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन सब को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो इस तरह का जो काम है ये किसके अंदर आएगा, हमारे सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में आता है।
ओके, नाउ द नेक्स्ट इज असेंबली इंडस्ट्री। अब असेंबली मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है। इसमें यह होता है कि आपके पास में कई तरह के फिनिश्ड प्रोडक्ट पहले से होते हैं और उन सभी तरह के फिनिश्ड प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है या कार है या टेलीविज़न है। जैसे अगर कार का एग्जांपल ले लें तो कार जो है वो कैसे काम कर रही है, कैसे बन रही है, तो उसके अलग अलग चीज़ों को क्या किया गया है, जैसे इंजन हो गया या टायर हो गए या उसकी बॉडी हो गई है, तो बॉडी कोई और बना रहा है, टायर कोई और बना रहा है, उसके रिम्स जो है वो कोई और बना रहा है, हेडलाइट कोई और बना रहा है। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, इन सभी को इस इंडस्ट्री में लेके आया जाएगा और इन सब को कंबाइन कर दिया जाएगा जिससे कि हमारी कार जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के जो काम होते हैं ये असेंबली इंडस्ट्री का होता है। नाम से ही क्लियर है, असेंबल किया जा रहा है। आपको याद रखना है कि आपके पास में बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट होंगे और उन सभी फिनिश प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम कौन करेगा, असेंबली इंडस्ट्री करेगी। तो इस तरीके का काम कौन कर रहा होता है, असेंबली इंडस्ट्री करती है। सो ये हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग वाले क्लासिफिकेशन में ये 4 आते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो होगा हमारा कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, आप इसको रिलेट करके देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बिल्डिंग्स होंगी, ब्रिजेस हो जाएंगे, डैम्स होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब इसका रिलेशन जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ही होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने जो भी सारी चीज़ें बनाई होगी वही सारी चीज़ों का यूज़ करके एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सीमेंट का काम है, तो सीमेंट का जो काम है, सीमेंट का जो प्रोडक्शन का जो काम है, वो काम किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और उस चीज़ का यूज़ करते हैं कौन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरकनेक्टेड है सभी। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम क्या होता है कि इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस एंड एक्सेट्रा। इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, डैम बनाते हैं, रोड बनाते हैं। अब देखा होगा कि किसी तरह की बिल्डिंग जो होती है या बहुत कोई फेमस बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए किसी एक इंडस्ट्री को वो काम दिया जाता है, ठीक है। या ब्रिजेस बनाने का काम के लिए भी एक इंडस्ट्री होती है जो सिर्फ ब्रिजेस को बनाती है या इसी काम में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, और इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। भाई साहब, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता बिजनेस के अंदर, क्योंकि जो टर्शरी इंडस्ट्री होती है वो एक सर्विस सेक्टर है एक तरीके से, ठीक है। तो ये सर्विस सेक्टर मतलब क्या है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिनके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री काम ही नहीं कर सकती, या एक बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है उसको स्मूथली रन करने के लिए क्या चाहिए है, वो है हमारा सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री के बगैर बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली चल ही नहीं सकती, राइट। तो हम समझते हैं इसके बारे में। सो टर्शरी इंडस्ट्री को आप सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हो, जिसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अब ये जो सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, ये सर्विस की हेल्प से ही आपके जो बिजनेस की जो एक्टिविटी है बहुत ही स्मूथली चलेगी बिना किसी रुकावट के। क्योंकि अगर हम काफ़ी टाइम पहले की अगर बात करें तो ये सारे जो सर्विसेज होती थी, ये जो लिखी हुई है, ये पहले के टाइम पर नहीं हुआ करती थी या बहुत कम होती थी। इस वजह से क्या होता था कि बिजनेस की एक्टिविटी को रन करने में मुश्किलें आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी। या जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आ गई है सर्विस सेक्टर या टर्शरी इंडस्ट्री। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें तो ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लूँ तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो किसी और शहर में, जैसे मान लेते हैं एक सिटी है जिसका नाम है एक्स, ठीक है ना, एक्स सिटी है। इस सिटी में एक मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है।
अब इसने जो भी प्रोडक्ट इसने प्रोड्यूस किए होंगे, ये क्या कर सकता है, ये अपने ही सराउंडिंग के एरियाज़ में ही इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। लेकिन अगर इसके पास में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ऐड हो जाए तो क्या कर सकता है, ये अपने नियर बाय जो और भी जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दूर के जो इलाके हैं, दूसरा शहर है, वहाँ तक भी इन गुड्स को पहुँचा सकता है ये। बट अगर आप सोचिए कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर ना हो तो क्या हो सकता है, केवल ये अपने ही सराउंडिंग में ही इन गुड्स को भेज सकता है। इसके अलावा ये इसके जो रिमोट एरियाज़ हैं या दूर के जो एरियाज़ हैं, आसपास के जो शहर हैं, उन जगहों पे अपने प्रोडक्ट को ये सेल आउट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का कोई साधन ही नहीं है। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, आज कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है फ़ायदा इस सेक्टर के होने का, इस इंडस्ट्री के होने का। तो बेसिकली जो टर्शरी इंडस्ट्री होती है वो क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो बहुत ही स्मूथली चलती है, बिना किसी रुकावट के चलना स्टार्ट कर देती है। और जितनी भी परेशानियां पहले आती थी वो सारी परेशानियों को उसने हल कर दिया है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग से बहुत फ़ायदा मिला है कि पहले अगर हमें कहीं पेमेंट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आज की डेट में कहीं से भी आप किसी भी जगह में कि दुनिया में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप क्या कर सकते हो, कहीं भी पेमेंट कर सकते हो बैंकिंग सर्विस की वजह से। लेकिन अगर पहले सोचिए आप बैंकिंग नहीं हुआ करता था तो आपको पेमेंट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, जिसमें होता था रिस्क। ठीक है, रॉबरी होने का रिस्क होता था। ठीक है, तो वो रिस्क भी जो है वो हट चुका है बैंकिंग की वजह से। इंश्योरेंस तो भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहा है, सभी को जानते हैं। इंश्योरेंस में हमें जो हमारे गुड्स होते हैं, इवन लाइफ जो होती है, उसका भी इंश्योरेंस मिलने लगा है। और आप अपने गुड्स को क्या कर सकते हो, इंश्योर करा सकते हो। सो ऐसे केस में गुड्स को आप जब कभी कहीं पर भेजते हो, सेंड करते हो, एक शहर से दूसरे शहर में जब आप भेजते हो किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो बीच में टूट फूट हो जाने का भी खतरा होता है या रॉबरी हो जाने के भी चांसेस होते हैं उसमें। ऐसे केस में प्रोड्यूसर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इंश्योरेंस ने इस प्रॉब्लम को हल कर दिया है। आप क्या कर सकते हो, अपने गुड्स को, अपने चीज़ों को आप इंश्योर करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अब आप कहीं पर भी, किसी भी जगह में, किसी भी शहर में, किसी भी देश में आप क्या कर सकते हो, गुड्स को भेज सकते हो। ठीक है, बिना टेंशन के। फिर उसके बाद होता है वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है कि पहले जो फार्मर हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल, उनको स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसे केस में अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्रोइंग कर लें क्रॉप की, तो उनके पास रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन वेयर हाउस के हो जाने से क्या होता है कि आप ढेर सारा जो क्रॉप है वो ग्रो कर सकते हो और अच्छी तरह से उसको स्टोर कर सकते हो, जिसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा जो फसल है, क्रॉप है हमारी, वो ख़राब नहीं होती है वेयर हाउसिंग की वजह से। और द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब भी आप किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हो तो उस प्रोडक्ट की इमेज आपके दिमाग में जो होती है वो घूमने लगती है। आप एक दो बार से ज़्यादा देखोगे तो वो प्रोडक्ट आपके दिमाग में रहेगा, कहीं ना कहीं आपके माइंड की मेमोरी में आपके बैठ जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो जब भी आप अपने आसपास कोई चीज़ परचेज करने जाओगे और वही चीज़ आपको तुरंत दिखाई देगी, तो कई बार हो सकता है कि आप उसको परचेज कर लें, ये भी हो सकता है। बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट का जो रोल है वो ये है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को या लोगों को बताना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को, जिससे कि पता चल सके कि लोगों के लिए वो यूज़फुल है या नहीं है, जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो लोगों के काम आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट बहुत आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या प्रोड्यूस किया है और लोगों की समस्या वो कैसे हल कर पा रहा है, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। और इस चीज़ को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है कि आपके प्रोडक्ट की सारी जो जानकारी है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप ले सकते हो, जिससे कि जिसको भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा या लगता है कि वो उसके काम का है तो वो परचेज ज़रूर करेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए मार्केट के अंदर
कि एक टाइप का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं टर्शरी इंडस्ट्रीज में।